सेम स्पीड इन वैक्यूम। हो लेट अस सी, लेट अस सी इन 10 to the power 8। पर इन सबका यूज कैसे, जैसे रेडियो वेव का नाम ही बता रहा है, या आपको जितना भी ट्रांसमिशन हो रहा है, एफएम सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, रेडियो वेव, और भी बहुत ट्रांसमिशन के वो यूज में आती है रेडियो वेव। ओ हो उसका देखो जो वेवलेंथ है, ओहो वो 10 to the power -3 से पीछे की तरफ है। ओके सर, अभी मैं सिर्फ सुन लो, ऐसे ही देखो वेवलेंथ है, ऐसे ही देखो। ओ हो ये देखो, इधर अपन चले 2.5 × 10 to the power -5। ये क्या चल रही है, वेवलेंथ इन मीटर, 10 to the power -3 से 2.5 × 10 to the power -5। ओ हो यानी कि वेवलेंथ घट रही है। हाँ सर, तो रेडियो के बाद कौन आया, माइक्रोवेव, और वेवलेंथ घट गई। यानी कि इधर इनफाइनाइट से लेकर 10 to the power -3 तक की जो वेवलेंथ थी, उनको सबको रेडियो वेव बोला। 10 to the power -3 से, ये कोई आपको जो रेंज है याद नहीं करनी है। माइक्रोवेव आपको समझ में आता है, जो आपका खाने गरम गरम करने वाली चीजें, ये चीजें, वो चीजें। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई। अच्छा, ये रेंज नहीं याद करनी अपने को, बस थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक भाई, समझ गए समझ गए समझ गए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, आगे चलो। रेडियो के बाद कौन आया, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद कौन आया, इंफ्रारेड। रिमोट चलते हैं, ठक 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 ठक। ये बातें पहले भी कर चुका हूं, नींद सुनी है तो सुनो। इंफ्रारेड कौन सी? अच्छा, जिनसे अपन टीवी के रिमोट चलाते हैं, वो दिखती तो नहीं है पर कुछ तो होता है सिग्नल, वो ये इंफ्रारेड। आपने देखा तो टेम्परेचर वगैरह भी लेते हैं इंफ्रारेड से आजकल। ओ हो 2.5 से 10 to the power -5, 7.8 × 10 to the power -7। देखो घटती जा रही, ये रेंज है इसकी। तो भाई रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ओ हो फिर कौन सा रीजन आता है, देखा तो, विजिबल रीजन। यही काम का है हमारे, तो सही बताऊं तो अभी। अच्छा, इसमें याद करो तो कलर ऐसे होते हैं, विबग्योर। उल्टा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे आएगा। अच्छा, तुमने सुना होगा 7800 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लिखो तो ऐसे लिखेंगे ना इसको, ये थोड़ा याद रहे तो बुरा नहीं है। 7800 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट होती है। लाइट जिसमें 7 कलर होते हैं, जो ऐसे चलते हैं, विबग्योर। और अभी और आ जाएगा, टेंशन मत लो, पूरा एक साथ आएंगे सारे, तो एक साथ उतार लेना उसको। अच्छा, 7 कलर होते हैं पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यही वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। सही बताऊं तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, विच इज विजिबल टू अस। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं लाइट या फिर विजिबल रीजन, जिसकी वेवलेंथ लाई करती है 7800 से 3600 एंगस्ट्रॉम के बीच में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की। ओके, सबसे कम किसकी, वॉयलेट की। फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा, क्यों, ध्यान से देखो, V = F लैम्डा फॉर्मूला होता है ना सबका। अगर V सेम है तो अगर लैम्डा घटेगा तो F बढ़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इधर जा रहे हो तो लैम्डा घटेगा और F बढ़ेगा। ओ हो अभी लाइट पे और चर्चा होगी। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लाइट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लाइट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। उसके बाद कौन सी आई, अल्ट्रावायलेट। याद है अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूरज से, जिनको रोकने के लिए हमारे पास लेयर है, वरना हमें बहुत नुकसान होगा। अरे हाँ सर, ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। अरे हाँ सर, ये वो वाली। ओहो, ये भी हमें दिखाई नहीं देती, दिखाई बस वही देती। सही बताऊं तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, रेस खतरनाक होती जाती है। जैसे जो रेडियो वेव्स हैं, इनको हम क्यों यूज लेते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। ये कम ताकतवर है लाइट से भी, लाइट तो हमें फायदा पहुंचाती है। इंफ्रारेड भी इसीलिए यूज करते हैं रिमोट्स वगैरह में, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। पर जैसे जैसे आप लाइट से राइट की तरफ जाओगे, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि हम इनको यूज लेते हैं, जैसे अभी आगे आएगा एक्स रेज। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आएगा,
एक्सरेज, इसलिए कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, पर ये हम काम ले लेते हैं। हमें हड्डियों की फोटो अगर लेनी है, हमारी बोन्स की फोटो अगर लेनी है तो हमारे काम आता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है गामा रेज। हो गामा रे, ध्यान से समझो। गामा रे के गामा रेडिएशन सुने होंगे, कैंसर वैंसर जिनको हो जाता है उनको लगाए जाते हैं, उनके काफी बाल वाल बहुत सारी चीजें नुकसान होता है, पर इलाज करना हो तो करना पड़ता है, तो हम इनको अलग अलग चीजों में यूज में लेते हैं। बीच में आजकल और भी बहुत सारी घुस गई है, हीट वेव्स, ये वेव्स, ठीक है, मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओ माय गॉड, तो अगर मैं इसका एक ओवरऑल पूरा डायग्राम देखूं तो ये देखो, ओ हो, बोलो समझ आया क्या? ये ओवरऑल डायग्राम है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डिक्रीजेस। देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, याद रहे तो कोई बुराई। देखो डायग्राम से बताया हुआ है, वेवलेंथ घट रही है पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सोचो, सिर्फ इसका इतना सा रीजन है, जो विजिबल है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। चैप्टर चालू नहीं हुआ, अभी लिंक कर रहा हूं, फील करा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अरे हां ना तो बोलो, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हाँ सर, हाँ सर, फिर से कहता हूं, देख ध्यान सुनना, फील करना। वेव्स क्या होती हैं, फील कराता हूं थोड़ा सा, जो बेसिक बात, बिल्कुल बेसिक से फील कराकर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में घुसेंगे धीरे धीरे। सुने, वेव क्या होती है सर? जो एनर्जी कैरी करती है सर, ऐसे फील आएगी इससे। वेव्स क्या होती है सर? जो एनर्जी कैरी करती है सर, उसका बेसिक फॉर्मूला V इक्वल टू एफ लेमडा होता है सर। V सर एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार है सर, F सर फ्रीक्वेंसी होती है सर, लेमडा सर वेवलेंथ होती है सर। वेवलेंथ बेसिकली क्या है? जो एक टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी दूरी ट्रेवल कर ले। हाँ सर, ये हमें समझ में आता है सर। वेव्स में सर, वेव्स को सर दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है सर, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वो होती हैं सर जिनके लिए एनर्जी को चलने के लिए, जिनके लिए एनर्जी को चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जैसे कि साउंड को एयर, वेव ऑन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग, यस और नो, सॉलिड में चलने वाली, लिक्विड में चलने वाली वेव्स जिनमें एनर्जी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? चलो भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो विजिबल रीजन वो है जो अपने को दिखाई देता है। अपन रिवाइज कर रहे थे कि अच्छा भाई, V इक्वल टू एफ लेमडा, ये वो वेव अपनी कहानी ध्यान सुने अच्छे से। तो अपन वेव के दो हिस्से, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, नॉन मैकेनिकल को जरूरत नहीं पड़ती, उसका हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग यूजेस के हिसाब से, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं। और उस छोटे, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का सुनना, फिर से कहानी कैसे, फिर से सुनना ध्यान से अच्छे से। कहानी कैसे? कहानी है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आए कहां पर? वेव्स का वो हिस्सा जिसमें सर ट्रांसवर्स प्लस नॉन मैकेनिकल। अरे हां, ये कहलाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अरे हां सर, जो आपको दिख रहा है उसका वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है, वह कहलाता है लाइट। ओ हो, वह कहलाता है लाइट। लाइट की अगर बेसिक डेफिनेशन पढ़ूं तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। अगर डेफिनेशन से चलें तो अपन लाइट को क्या लिखेंगे? लाइट की डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अरे हां ना बोलो भाई, विच इज visible to us, which is visible to us. अरे yes or no? Which is light. It is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या है? जो एनर्जी लाती है, एनर्जी का भी वो वाला हिस्सा जो नॉन मैकेनिकल वो भी ट्रांसफर्स, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका भी वो वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर,
हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। ठीक सर, ये क्लियर हो गया सर एकदम ठीक। अच्छा, तो व्हाट इज ऑप्टिक्स, ये समझ आ गया बिल्कुल। हाँ सर, ये वाला हिस्सा में दिखाई देता है, ये भैया इसके कलर हैं, 360 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम लिख लो या वो लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, ये अपन समझते हैं। अरे हाँ, कलर विबग्योर, बिल्कुल सही। ओ हो, तो लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। ओके, नाउ व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स is basically study of light। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना चाहिए? किसकी स्टडी? लाइट की। ऑप्टिक्स जिसके अंदर दो चैप्टर हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। देख कहानी कहां चालू हुई, वेव को समझते हुए ऑप्टिक्स में आए। ऑप्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए। मैं इतनी देर से कहानी सुना रहा था, वो लाइट की डेफिनेशन के लिए थी। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लैरिटी है सर, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। और हाँ, बात सही है सर। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। अच्छा, अब असलियत में ऑप्टिक्स के दो हिस्से होते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसको दो चैप्टर में क्यों तोड़ा गया, अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर इसको दो मेजर चैप्टर में तोड़ा गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी दो मेजर सेक्शन में तोड़ा गया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। बट अपन पहले समझते हैं कि इसका जो मेजर दो चैप्टर तोड़े गए उनमें एक मेजर डिफरेंस था, इसलिए कहानी को अलग अलग तरीके से तोड़ा गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अच्छा भाई, जैसे मान लो कि अगर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, मतलब अगर अपने वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो अपन लाइट की बात करें जनरली क्या होती है, 3600 एंगस्ट्रॉम से या 3800 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, अंदाजन। कई किताबों में इसको 4000 से 8000 भी लिख लेते हैं, वो चलेगा इतना, ठीक है। क्या ये वैल्यू 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम बहुत बड़ा है कि बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, नैनोमीटर मतलब 10⁻9। हो। मान लो कि हम एक लाइट पास कराते हैं छेद से, ठीक है, लाइट से छेद पास कराए, जो छेद हैं उनके डायमेंशन बहुत बड़े, जनरली बड़े ही होते हैं। सोचो आप 1 सेंटीमीटर के डायमीटर का छेद ले लो या 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का छेद ले लो, बहुत बड़ा है। 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, दिस एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम से, ठीक। अगर एक नॉर्मल प्रोसीजर तुमने देखा उसके बारे में बात बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ध्यान समझो। मान लीजिए एक छेद कर दो और लाइट इधर से गिराओ, ऐसे पीछे अंधेरा है, पीछे दीवार है, ऐसे मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक छेद कर दिया अच्छा खासा मोटा, और उससे लाइट पास कराई, लाइट गिराई, तो क्या उधर आपको उस छेद के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सीधे क्या एक ब्राइट पैच नजर आएगा? हाँ सर आएगा। देखो ऐसे, ये है रोशनी डाली, क्या अपने को बढ़िया ये पूरी रोशनी गुजरी, क्या अपने को यहां पर एक बढ़िया शानदार ब्राइट पैच नजर आया ऐसा? अरे हाँ सर, लाइट बिहेव्स लाइक अ रे, मतलब लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। यही हम पढ़ते हुए आए, ऐसा ही हमने देखा है, ऐसा होता भी है। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर। पर पता है, हाल हो सकता है आपने ऐसा कभी कम देखा हो। सुनना, मान लो लाइट को ऐसे छेद से पास कराओ, ऐसे छेद, बहुत छोटे छेद, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी डायमेंशन, वेवलेंथ ऑफ लाइट, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं अभी, हालांकि चैप्टर पढ़ेंगे जब अपने को और फील आएगी, पर ये वाली जो चीज बता रहा हूं ये तुमने हो सकता है कभी ना देखी हो, पर ऐसा होता है। अगर हम नॉर्मल छेद से लाइट को पास कराएं तो उस छेद के करस्पॉन्डिंग लाइट बिल्कुल सीधी चलती है। ये फिनोमेना ऑफ लाइट हमें क्या बताता है कि भाई लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक भाई। पर लाइट का ये फिनोमेना बदल जाता है अगर लाइट को ऐसे छेद से पास कराया जाए जिनके डायमेंशन बराबर टू विजिबल लाइट हो। मतलब सोचो एंगस्ट्रॉम में 3000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ओ हो, मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम का छेद है डायमीटर का, ओ हो, तो लाइट बिहेव अलग तरीके से करेगी। इतने छोटे छेद नॉर्मल लाइफ में आपने देखे नहीं होते, पर इनके इंपैक्ट आपने देखे होते हैं। जब एक्सपेरिमेंटल लैब्स में करा जाता है तो अलग नजर आता है। तब लाइट ऐसे समझो कि जो वेवलेंथ के बराबर ही अगर छेद है तो है ना, लाइट ऐसा फील करो कि अगर ऐसा समझो मेरी साइज मान लीजिए कि मेरी मोटापे में कोई बात नहीं होगी,
हाँ, कितना मजा आ रहा है देखो सर। मान लो मेरे से 4 गुनी साइज का छेद है, क्या उसमें से दौड़ते दौड़ते मैं निकल सकता हूं बिना टकराए? हाँ सर। पर सोचो कि अगर बिल्कुल मेरी साइज का ही छेद हो, तो अगर मैं दौड़ते दौड़ते तेज निकलूंगा तो क्या हो सकता है? टकराकर इधर घूम जाऊं, टकराकर इधर घूम जाऊं। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ऐसा होता है लाइट के साथ। ऐसा इमेजिन करो, देखा किसी ने भी नहीं है ऐसे कोई, पर ये फील कराने वाली बात है। तो लाइट मुड़ जाती है अगर छेद के डायमेंशन कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो। सो लाइट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। Light behaves in a different way when it passes through the dimension of this thing. सही बताऊं तो कुछ कुछ ऐसे नजर आता है, यहां पे भी स्पॉट नजर आएगा, यहां पे भी नजर आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां 3-4 स्पॉट व्हाइट व्हाइट नजर आने लग जाते हैं एक ही छेद से। बाद में से डाइफ्रैक्शन के नाम से जानोगे तुम। ओ हो। पर नॉर्मल लाइफ में क्या ये इसी तरह की कहानी होंगी जब बिल्कुल सीधी चलेंगी? अरे हाँ, पर हो सकता है सेकंड वाली बात तुमने कभी नहीं देखी हो। जैसे मैं बताता हूं, इसके बहुत सारे फिनोमेना है। बारिश आ जाती है, हाँ सर, अगर बारिश में सोचो अपने गाड़ी वाड़ी से ऑयल ऑयल लीक हो जाए, तो उसमें सोचो अगर सनराइज गिरती है तो कलरफुल दिखने लगती है। अरे हाँ, ये ऐसे फिनोमेना आएंगे इसमें इंटरफेरेंस को लेकर। ये लाइट के एक अलग कहानी। तो सही बताऊं, जब लाइट ऐसी चीजों से एनकाउंटर करे जो कि 99% लाइफ में हमारे आती है, उस लाइट के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं किसमें? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये कहानी किसकी है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओ हो। और ये कहानी किसकी है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कंपैरिजन में, पर होता है। और आपको रिसर्च करनी है तो वेव ऑप्टिक्स में पता नहीं क्या क्या करा जा सकता है, पर हम ज्यादा पीएचडी किस पे करेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए वेव्स आनी चाहिए। अरे हाँ सर, वेव आ गई। जैसे साउंड वेव पढ़ा था ना, आधे से ज्यादा साउंड वेव ऑप्टिक्स जैसा होता है, या ऐसा बोल सकते हो आधे से ज्यादा वेव ऑप्टिक्स साउंड वेव जैसा होता है। ओहो, तो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो बोल के रखो भाई साउंड वेव पढ़ के रखो। अच्छा, तो समझो लाइट क्या होती है मैं जानता हूं। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, पर लाइट की फिनोमिना बिहेवियर अलग अलग होता है अगर उसे ऐसे डायमेंशन से पास कराया जाए जिनके डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफी ज्यादा हो, जो कि नॉर्मल लाइफ में हमेशा होते हैं। नॉर्मल लाइफ में हमेशा होते हैं। 1 सेंटीमीटर का मिरर भी बहुत बड़ा है, किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। इसलिए नॉर्मल लाइफ में तो हमें वही दिखाई देता है, पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, कुछ और डीप डाइव करें जो हमें नॉर्मल लाइफ में दिखाई नहीं देता या समझ नहीं आता, तो फिर लाइट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। दैट बिहेवियर वी विल स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स। और वो बिहेवियर तब आता है जब लाइट ऐसी चीजों से पास करती है जिनके डायमेंशन कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि ऑप्टिक्स पढ़ाई के 2 हिस्से हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एंड ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, एंड लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is visible to us. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? वो कहानी वेव का नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स, उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, उसका भी दिखने वाला हिस्सा लाइट होती है। उसकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके 2 चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। नॉर्मल लाइफ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिखेगी, एक्सपेरिमेंटल लाइफ में वेव ऑप्टिक्स को डील करेंगे। और हाँ सर, फील आ रही है चैप्टर कैसे चालू होगा? कहानी समझ में आनी चाहिए। अरे यस और नो? हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हां सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा लग रहा है सर, आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। बढ़ जाओ सर, बिल्कुल बढ़ जाओ, क्यों नहीं बढ़ो सर? बढ़ते रहो सर, बढ़ते रहो, चलते रहो, देखते रहो। लाइट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, वेव्स, लाइट बिहेव्स लाइक। अरे ठीक, समझ आ गया। ज्योमेट्री ऑप्टिक्स के 2 हिस्से, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, कैसे अलग अलग होते हैं? बोलो, समझ में आ रहा है? नॉर्मल लाइफ समझ लो और ये एक्सपेरिमेंटल लाइफ समझ लो।
अरे हाँ, अब अपन धीरे धीरे घुसेंगे किसमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, क्लियर है, उसके दो हिस्से, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओ हो, ठीक भाई, ये बात सर हमें समझ आई। अब सुनो, ओहो ये हमें समझ में आ गया। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के दो, स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया। उसके दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। कौन सा क्या होता है अभी अभी बताया आपको, बिल्कुल क्लियर। तो अब हमारे चैप्टर की हेडिंग डली है, कौन सी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। फिर से अभी बेसिक की कहानी चलेगी। अच्छा, यहां तक समझ में आया, अब तो हेडिंग डाल पाए ताकि हमें फील आए। ठीक भाई, अच्छे से समझ आया, बहुत बढ़िया। लो भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक भाई, हम एक बहुत नॉर्मल सी बात से हम समझते हैं कि हम किसी भी चीज को, जैसे मतलब अपन पढ़ने से पहले अपने समझ में आना चाहिए कि हम, हमारे पास ना भगवान ने अलग अलग सेंसेस दिए हैं जिनसे हम अलग अलग चीजों को सेंस कर पाते हैं। जैसे सोचो, सबसे पहली आंख, इसी की बेसिकली बात करनी होगी अपने को, पर मैं समझे आंख कैसे पे लाइट गिरती है, ये सब चीजों को सेंस नहीं कर पाती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो स्पेक्ट्रम जो हमें दिखाई देता है, सिर्फ उसको सेंस कर पाती है और उसकी इमेजेस हमारे लिए बनाती है। तो ये एक सेंसर है विच कैन एनालाइज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका भी वो हिस्सा जो विजिबल रीजन। कान, साउंड वेव मीडियम के साथ आता है, ईयर ड्रम पे गिरता है, ओहो दिमाग कहता है इसने अपने को अच्छा बोला, इसने अपने को प्यार से बोला, इसने अपने से लड़ाई करी, वो सेंसेशन अलग है। ओहो हो, साउंड वेव को सेंस करता है, ये अगेन टाइप का सेंसर है। नोज, स्मेल, अरे हाँ, फिर से मीडियम की रिक्वायरमेंट, अपन सेंस करते, ये भी सेंसर है। नाक, हाँ, ये एक अलग सेंसर, ये एक अलग सेंसर, ये एक अलग सेंसर। जीभ, बहुत शानदार भाई, जीभ से तो बहुत सारे काम होते हैं, सारी लड़ाई जीभ की है। ये खाने में पसंद है, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, पापा मैं ये नहीं खाऊंगा, पापा मुझे ये दिलाओ, मम्मी ये मैं नहीं। क्या तुम लड़ते हो क्या खाने के लिए मम्मी से, लड़ते हो कि लड़ते, पहले बताओ। कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताना जो मम्मी देती हो सब खा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं बताओ भाई, कितने लोग हैं ऐसे, चाहे कुछ। ओ हो, तुम्हारा तो जीवन ही खराब है। मम्मी से अपने मन की चीज बनवाना कंपल्शन है, अरे है कि नहीं। यही तो याद आएगा बाद में कि हाँ भाई मम्मी ने ये बनाया। डांट खाते नहीं खाते मम्मी से, ये नहीं खाते हो तुम, ये नहीं खाते हो तुम, सारी चीजें खानी चाहिए। मैं तो बहुत खाता था डांट, बचपन से। क्या छोड़ो, भावुक हो गया। अच्छा, दूसरा, अपनी स्किन, कोई गरम का एहसास, स्किन कांटा चुभ जाए तो एहसास दर्द का, ये कौन देता है, स्किन सेंसेशन। तो अलग अलग सेंसर है जो भगवान ने दिए हमको, इसकी वजह से शायद हम जिंदा हैं, हम सोच पा रहे हैं, हमारी शक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सो आई एम नॉट गोइंग डीप डाइव इनटू इट। हमारा कौन सा सेशन है जो सेंसेशन है जो लाइट से हमें रूबरू कराता है, आंख। कौन, आंख। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आई वो सेंसेशन है जो हमें लाइट से रूबरू कराता है। तो हाउ वी परसीव थिंग्स, ये चीज है। बट हु विल एनालाइज और सेंस लाइट इज बेसिकली आई। अरे हाँ सर, आंख वो है, बिल्कुल सही। चाहो तो उतारो, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमनली बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं लेक्चर बहुत सिंपल और इजी है। पहले एक दो लेक्चर बहुत नॉर्मल चलेंगे। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब क्या करें, चलो भाई, हमें दिखाई कैसे देता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। एक बल्ब मान लीजिए, क्या बल्ब से रोशनी सभी तरफ निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भले ऐसे 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 आती है, पर इसको बार बार ऐसे बनाने की बजाय अपन इसको रे की फॉर्मेट में बना लेते हैं। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर एक बल्ब है, उसने रोशनी सब तरफ फैलाई, तो हमें आंख में जब वो गिरी तो हमें जो एनर्जी गिरी उसने बताया कि बल्ब वहां जल रहा है। हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो कोई भी बल्ब है मान लीजिए जो सेल्फ ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जो खुद रोशनी छोड़ता है, बल्ब खुद रोशनी छोड़ता है, उससे जो रोशनी निकलती है वो अगर अपनी आंखों पे गिरे ऐसे, ये अपनी आंखें, तो हमें बल्ब की प्रेजेंस फील होती है कि वहां से एनर्जी आ रही है। तो जहां से एनर्जी आ रही है वहां पे अपने को ऑब्जेक्ट नजर आता है। दैट इज हाउ आवर आईज सेंस, दैट इज हाउ आवर आईज सेंस। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है सर, बिल्कुल सर, फील आ रही है सर, सही लग रहा है। अपन इसको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए रे बना लेते हैं, एरो दिखाते हैं। ठीक, अच्छा, पर हर चीज बल्ब थोड़ी होती है।
ये भी मैं पहले बात कर चुके हैं, फिर भी फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा आ जाओ भाई। मान लीजिए कि अपने को ऑब्जेक्ट्स, तो बेसिकली अपन दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, आप जानते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे अपना सूरज हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब, कैंडल, ये खुद एनर्जी छोड़ रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस जो खुद नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि अभी टेबल चेयर, वो खुद थोड़ी एनर्जी छोड़ती है। तो ल्यूमिनस ये तुम जानते हो, पर सुन लो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपने टेबल चेयर दीवार, ये खुद थोड़ी रोशनी छोड़ती है। तो ये दिखती क्यों है फिर? क्योंकि इन पे रोशनी कहीं से गिरती है। अभी तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि एक तो कैमरा लग रहा है, जैसी बात है, मेरे पास रोशनी आ रही है, लाइटें लगी हुई है आसपास, हाँ बहुत सारी, जो मेरे पे रोशनी गिर रही है, वो रोशनी रिफ्लेक्ट होके कैमरे के अंदर जा रही है। अरे हाँ, फिर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मैं थोड़ी ल्यूमिनस हूं, मेरे को ल्यूमिनस बनाया गया, आप ऐसा समझो, दूसरे सोर्स की वजह से, लाइट की वजह से। लाइट मेरे पे गिरी, कुछ कलर ऑब्जर्व हुए, कुछ रिफ्लेक्ट हुए, जो एब्जॉर्ब हुए वो तो अंदर रह गए, जो रिफ्लेक्ट हुए वो आपको दिखाई दिए। अरे हाँ सर, तो जो खुद रोशनी छोड़े वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो खुद ना छोड़े वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी कहानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक सर, बात समझ आ गई। तो अगर मान लो मेरे को चेयर दिखाई दे रही, तो कैसे दिखाई देती है? मान लो कहीं से रोशनी आ रही है बल्ब की, वो बल्ब की रोशनी इस पे गिरती है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, जो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे गिरता है, जहां से रोशनी आती हुई लगती है, वो किसमें से क्या होता है? यहां पे कुछ, ये जानते हो, फिर बोल रहा हूं, कुछ एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट। अरे हाँ सर, कुछ रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्ट होता है, क्या वहीं जहां से वो आ रही हुई लगती है, अपने को कौन नजर आएगी? चेयर। ओहो, जैसे मान लो चेयर ब्राउन कलर की है, तो अगर व्हाइट लाइट गिरी तो बाकी सब कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्राउन से रिफ्लेक्ट होगा। और हाँ, तो हमें वो ब्राउन कलर की चेयर नजर आएगी। ये बातें भी पहले कर चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर लगभग सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। इसीलिए बोलते हैं कि समर में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ओ हो। ऐसे ही हमें चीजें दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फिर उससे रोशनी टकरा टकरा कर अपनी आंखों पे आती है, जो आंखों पर आती है वो अपने को दिखता है, और अपने को यहां पे ऑब्जेक्ट अपीयर होता है। बोलो क्लियर? ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। कुछ एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। ठीक भाई, दिस इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्शन। ये ऑब्जेक्ट, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर। ओके, इसलिए हमें दिखता है। समझ आ गया सर? बिल्कुल बढ़िया। ओ हो। ऐसे ही अपनों चंदा मामा को दिख रहा है सूरज की वजह से, ये वो। अगर अपन कहीं बाहर बैठे हैं अर्थ पे, तो देखो नॉर्मल चीज, ठीक, कोई सी वही जो अपन ने बात करी। आ जाओ। ओ हो, और देखो भाई, ओ हो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सिंपल सी प्रॉपर्टीज, ध्यान समझे। ये आने से पहले मैं आपको एक आध चीज और बताता हूं, जो आप पहले से शायद जानते हो। सुने ध्यान से, ध्यान सुन, आगे चल। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। किसी भी बॉडी के, ये पढ़ने से पहले सुनो, पहले अच्छे से, यही बता देता हूं, चुप रहे। हाँ देखो, याद कर, मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट के दिखने के दो मेजर कारण हैं। एक तो रिफ्लेक्शन, जो अपन ने अभी पढ़ा, हाँ ठीक। दूसरा याद कर, हीट में रेडिएशन में पढ़ा था। क्या बॉडी कई बार टेम्परेचर, जैसे मैं कई बार बच्चों को बोल चुका हूं कि अगर तुमने होमवर्क नहीं करा, फिर से सुनाता हूं, अगर तुमने होमवर्क नहीं करा, ध्यान से सुन, अगर तुमने होमवर्क नहीं करा, मैं तुम्हें अमावस्या की रात में काले घने जंगलों में ले गया, और वहां पर तूने रेड टी शर्ट पहन रखी है, काली अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, काला घना जंगल है, कहीं से लाइट नहीं आ रही, मेरे को तेरी रेड कलर की टी शर्ट नजर नहीं आएगी, पर क्या रेड हॉट आयरन बार अगर मेरे पास वहां हो, गरम लोहा, क्या गरम लोहा लाल नजर आता है? क्या वो रेड कलर नजर आएगा? हाँ, क्योंकि वो खुद के टेम्परेचर की वजह से रेडिएट कर रही है, वो ल्यूमिनस बन गया है।
क्या बन गया है? ल्यूमिनस, खुद ही एनर्जी छोड़ रहा है विजिबल रीजन में। और हाँ, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। रेडिएशन, दूसरा कारण क्या हो सकता है? रेडिएशन इन विजिबल रीजन। अरे हां, रेड हॉट आयरन बार। अरे हाँ, हालांकि बहुत कम होता है, तुम्हारे लिए जो भी चीजें होती हैं वो सब पहले वाला केस ही होती है। एक और सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं, फिर पूछ रहा हूं, फटाक से आंसर देना। ये रेड लेजर, रेड कलर की लेजर है, लेजर लाइट देखिए। अरे हाँ, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये अपने डिस्कवरी पे भी आता है। बिल्कुल सिंपल सवाल, रेड लेजर डली हुई है, ये रेड लेजर। दो बलून हैं, रेड बलून, ब्लू बलून, दोनों को फुला रखा है। ओके, रेड बलून, ब्लू बलून, ठीक, दोनों पे रेड लेजर लाइट गिराई, बाकी सब जगह अंधेरा है। दो बलून रखे हुए थे, अगर एयर में देखें, मतलब ओपन में देखें, तो एक ब्लू कलर का बलून, एक रेड कलर का बलून, दोनों पे दो लेजर लाइट गिराई, पर दोनों रेड कलर की। बताओ बताओ कौन, बताओ कौन पहले फूटेगा? ये सवाल है। अगर आता है पहले से, तुम्हें याद आ गया है, बहुत बढ़िया बात, तो लॉजिक सोच लो फटाफट। छोटी छोटी बातें, सब कनेक्टेड हैं। ये हीट में भी पढ़ाई जा सकती हैं, वेव्स में भी पढ़ाई जा सकती हैं, यहां पे भी पढ़ाई जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाई जा सकती है। ये कनेक्टेड है सब। मैंने आपको पहले भी बोला था, सब चैप्टर ढंग से कनेक्टेड है। धीरे 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 आज सबको अलग अलग पढ़ो, पर फिजिक्स एक ही है भाई। धीरे धीरे वो एक की फीलिंग आनी चाहिए आपको। अच्छा, चैप्टर में तो हमने तोड़ा है ताकि हम उसे समझ पाए, नेचर में तो वो एक ही है। अच्छा सर, बोलो क्लियर। बताओ कौन पहले फूटेगा? बताओ पहले कौन फूटेगा? अरे बोलो भाई, पहले कौन फूटेगा? बोलना पड़ेगा, शर्माओ मत। हो, मैं बताता हूं। ब्लू, रेड कलर के बलून की प्रॉपर्टी क्या है? वो क्या करेगा? रेड को एब्जॉर्ब कर लेगी या रिफ्लेक्ट कर देगी? वो रेड को रिफ्लेक्ट कर देगी। और ब्लू क्या करेगा? एब्जॉर्ब। बोलो क्यों? क्योंकि वो तो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी रिफ्लेक्ट करता है, तो रेड को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, तो वो पहले फूट जाएगा। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, पहले फूट जाएगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। चलो, रेड लेजर डाली, कौन फूटा पहले? ब्लू वाला। क्यों? क्योंकि वो तो रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, तो फूट जाएगा। अरे हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्यों दिखते हैं हमें क्लियर है भाई। रिफ्लेक्ट होके दिख सकते हैं, या खुद के टेम्परेचर की वजह से, रेडिएशन की वजह से दिख सकते हैं, हालांकि वो कम आता है। बलून वाला अपन ने एक सवाल कर लिया। अच्छा, अब है ना, एक चीज छोटी सी बताता हूं बिफोर गोइंग अहेड। तुम्हारे आसपास कमरे में जहां पे भी बैठे हो या जो भी कर रहे हो, आसपास कहीं छोटा सा ग्लास होगा खिड़की का, है? हाँ है। उसमें ध्यान से देखो, उसमें ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो थोड़ी सी खुद की इमेज नजर आएगी तुमको, और थोड़ा सा बाहर का नजर आएगा। हाँ, जैसे पानी में भी होता है, खुद का भी प्रतिबिंब, मतलब थोड़ी सी इमेज नजर आती है, और नीचे का भी नजर आता है। यानी कि नीचे से भी हमारी आंख में एनर्जी गिर रही है, और खुद की इमेज नजर आ रही है, मतलब हमारी रे टकराकर भी हमारी आंख पे दोबारा आ रही है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल समझदारी से कह रहे हो। ठीक से, अब समझ, देखो 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 ध्यान से, यानी कि इसे रब कर देता हूं, रुक जाओ एक मिनट। अब सुन, होता क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, ऐसे गिरी, तो उसके प्रैक्टिकली उस सरफेस से दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा अंदर आ जाता है, एक बाहर आ जाता है। ये रिफ्लेक्ट होके जो आता है, वही आपको उस कांच से, जो आपको खुद की इमेज दिखाई दे रही है ना खुद से, या पानी में आप देखो,
थोड़ा सा साफ पानी हो तो अंदर मछली भी तैरती हुई नजर आती है, अरे हाँ, और खुद की भी इमेज हल्की हल्की नजर आती है, अरे हाँ। यानी कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिरती है, जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिरती है, ओ माय गॉड, जब भी किसी सरफेस पे कोई लाइट गिरती है, सरफेस मतलब दो मीडियम का सेपरेशन, जैसे ये मान लेते हैं कि एयर और लिक्विड, ऐसा समझो, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, वाटर या कुछ भी, अपन ऐसे ले लेते हैं। तो आप ऐसा समझो, जब इंसिडेंट रे गिरती है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो जो अंदर आ जाता है, एक हिस्सा वो जो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओ हो, असलियत में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ओ माय गॉड, वेव से लाइट, लाइट से ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक into the same medium, oh, when the light reflects back into the same medium, this phenomenon is known as reflection. Or refraction is what? When light enters into another medium is known as reflection, refraction. हो, ये बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे भाई। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मानो कि जो इंसिडेंट रे गिर रही है उसकी स्पीड ऑफ लाइट v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है। हाँ, कुछ वेव की बातें याद कराता हूं। जब एक मोटी रस्सी पर, याद करो अगर कभी पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर एक मोटी रस्सी पर वेव चलाए तो मोटी रस्सी और पतली रस्सी में क्या चीज सेम रहती थी? ये भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम का वेव में जाना ही था। हाँ, याद करो, फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ, पर क्या अलग हो जाता था? वेवलेंथ और वेलोसिटी सेम यहां होता है। जब एक इंसिडेंट रे एक मीडियम में गिरती, जिसकी वी एफ लैम्डा, जो रे रिफ्लेक्ट होके आ गई, उसके मीडियम में कोई फर्क नहीं आया। हाँ सर, उसके मीडियम में कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल सही बात सर। तो वी एफ लैम्डा, ओ हो, क्यों? क्योंकि मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या मीडियम पे डिपेंड करती है? हाँ, तो मीडियम तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो वी रहेगा सेम। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाली नहीं है, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसकी ना तो वेलोसिटी में चेंज आता है, ना फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ना वेवलेंथ में चेंज आता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। पर जो वेव दूसरे मीडियम में चली जाती है उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, तो वी डैश बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है और लैम्डा भी बदल जाता है। कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, क्या होगा, ये अपन रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। पर याद रखें कि जब भी कोई लाइट गिरती है किसी मीडियम में तो उसके दो फिनोमेना हो सकते हैं एक साथ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, पर अगर ये अंदर चली जाए मीडियम में, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, तो बदलाव आता है। किसमें? तब बदलाव आता है वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, तो वो चेंज नहीं होगी। और अगर v में चेंज आ गया तो लैम्डा में चेंज आना कंपलसरी है। हाँ सर, ये बात याद रखनी। और अभी हम कौन सा फिनोमेना पढ़ रहे हैं भैया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का? कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? रिफ्लेक्शन। कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? रिफ्लेक्शन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर।
ओहो चालू हुई वेव, मैकेनिक, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसफर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका वो हिस्सा जो दिखाई देता है वो लाइट, लाइट का वो हिस्सा जिसे हम पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके दो चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी दो हिस्से, प्लेन मतलब अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओ हो, कनेक्ट लग रहा है? कनेक्ट लग रहा है? भाई किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को पता होनी चाहिए कि इसका हम आउटकम क्या लेंगे, हम ये कहां से आया और कहां तक जाएगा। ये रूपरेखा अगर पहले से पता हो तो आपके लिए उसको पढ़ पाना, समझ पाना आपके लिए आसान होगा। अनजान रास्ते पे दौड़ जाना समझदारी नहीं है। पहले सोचे क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब क्या करें? देखो रे भाई, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ठीक भाई, ये समझ आ गया। ठीक, रिफ्लेक्शन की तरफ घुसते हैं, आ जाओ। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पहला हिस्सा रिफ्लेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ये सब समझ आ गया हमें। रिफ्लेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ये अपन बात समझ चुके हैं। ओ हो, आ जाओ। रिफ्लेक्शन, हो हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पहला हिस्सा कौन? रिफ्लेक्शन। भैया ये बहुत लंबा, इसके भी दो तीन हिस्से हैं, इसके दो हिस्से मेजरली। कौन कौन सा? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सुना होगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन का मतलब अगर तुमने देखा हो तो मिरर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, हर समय अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है तो हम एक ही को क्यों पढ़ते हैं जनरली? जो 95% से ज्यादा डोमिनेट करता है। जैसे मान लीजिए 100 जूल एनर्जी गिरी और 99% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? रिफ्लेक्शन। और 99% रिफ्लेक्ट हो जाए तो रिफ्लेक्शन पढ़ लो। बहुत कम सवाल ऐसे आएंगे जिसमें दोनों की बात होगी, पर हो सकती है। खैर वो समझने की बात है। या आपने देखा हो तो मिरर के पीछे, कभी मिरर के पीछे देखा है? हाँ सर। तो मिरर के पीछे देखा हो तो एक केमिकल सा लगा होता है, सिल्वर सिल्वर कलर का। आजकल तो ऑरेंज कलर का भी आने लग गया है। वो खैर वो मतलब एक केमिकल होता है बेसिकली, वो इंश्योर करता है कि जितनी भी लाइट उस पर गिरेगी उसका मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देगी। और हाँ, तो सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। ठीक है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं ये आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, फिर से मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, फिर से मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान से सुनो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सर, सुंदर भाई। अच्छा देखो, मान लो मैं तो जनरल बनाता हूं, मान लो कोई भी ऐसे सरफेस है, जनरल कोई भी सरफेस ले लो ऐसे, इसको अपन ने सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ओहो, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डायग्राम बना हुआ है प्लेन का, मैं इसे जनरल बता रहा हूं आपको। अच्छा, इस पे एक लाइट रे गिरे, जो लाइट रे गिरती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जिस जगह वो गिरे वहां पे एक नॉर्मल बना लो। क्या बना लो? नॉर्मल। क्या नॉर्मल बनाना आता है आपको? हाँ सर। नॉर्मल टेंजेंट डालें उस जगह पर और परपेंडिकुलर बना लें उसे नॉर्मल। जो रे गिरती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये आप 10th में पढ़ चुके हो, रिवाइज करा रहा हूं। उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसका ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके। ये जो एंगल बनाएगी इसे बोलेंगे आई। नॉर्मल से ये जो एंगल बनाएगी ये कहलाएगा आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों कहां से आता है? आई एंड आर आर फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर? जहां पर रे गिर रही है। तो लॉ क्या कहता है? डायरेक्ट सुने, अच्छे से ध्यान सुने। लॉ कहता है कि लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट, कोई फालतू डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है लॉ का, एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लॉ है ये। ऑल्दो इसका प्रूफ अपन वेव ऑप्टिक्स में निकाल लेंगे। लॉ है वैसे तो, पर इसका प्रूफ अपन वेव ऑप्टिक्स में निकाल लेंगे। बताऊंगा तुम्हें प्रूफ करके, एंगल आई बराबर एंगल आर। किसमें? वेव ऑप्टिक्स में, हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से। अच्छा, एंगल आई बराबर एंगल आर, अभी याद रखना है। एंगल आई इज द एंगल, इसको अगर अपनी किताबी लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इक्वल टू एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ओके सर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दो पेन हो तो देना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? देखो भाई, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। हालांकि ये अंडरस्टूड सा लगता है, पर ये लॉ है, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, पहले इसको उतारो, अभी पैर आ जाए, मैं आपको बताता हूं। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अगर ये नॉर्मल है, ठीक, ऐसे समझो ये नॉर्मल है, ये ऐसा समझो ये इंसिडेंट रे आई, ठीक। अब समझो ये एंगल मान लो 30, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई समझो, और समझो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अब समझो कि ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, ये रिफ्लेक्टेड रे काला वाला। सोच में 30 डिग्री ऐसे भी तो ले सकता हूं नॉर्मल से, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। अरे हाँ सर, देख एक बार और समझाता हूं, अच्छे ध्यान समझना, देखो ध्यान से। मान लो कि ये अपना इंसिडेंट रे, अरे हाँ ये अपनी नॉर्मल, और ये अपना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। हाँ सर, अब ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे रख दूं अगर इनको, तो एंगल आई बराबर एंगल आर तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों लाइनें एक ही प्लेन में होनी चाहिए, वरना अगर ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री तो नॉर्मल से कैसे भी हो सकता है। अरे हाँ सर, तो वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। हालांकि हमें पढ़ते वक्त तो अंडरस्टूड लगता है, पर ये स्टेटमेंट काम की बात है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अरे हाँ सर, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। जैसे मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, वैसे आपको याद होना चाहिए। क्या ये लॉ सिर्फ प्लेन के लिए वैलिड है? नहीं, ये सभी तरीके की सरफेसेस के लिए वैलिड है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो उतार लो, और याद होना चाहिए। इसका प्रूफ मास्टर बताएगा वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है सर, बात तो समझ आई सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? ठीक भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? उतार लो, हो गया। तो ये लॉ है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लॉ के, एंगल आई बराबर एंगल आर। मैं बिफोर एंटरिंग इनटू प्लेन मिरर, मैं आपको इस लॉ से बेस्ड थोड़ी सी बेसिक मैथ्स मिलाकर कुछ सवाल कराता हूं, जो अच्छे हो जाते हैं अपने आप में, है ना। उनको समझें और करने का प्रयास करें, ये लॉ पे बेस्ड ही, प्लेन मिरर में घुसने से पहले। हालांकि रिफ्लेक्शन का अपना पहला हिस्सा कौन है? प्लेन मिरर, जो हम 3 एक लेक्चर पढ़ेंगे। ओ हो, हाँ प्लेन मिरर इतना पढ़ेंगे, पर बहुत सारी चीजें उसमें भी। फिर अपन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हो गया भाई, हो गया। एंगल आई यार, ये सब तो हमने पढ़ लिया, हो गया, हमें समझ आ गया ऐसा। ये कहानी तो पूरी क्लियर है ना, पीछे वाली तो? हाँ बोलो, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर, सेम प्लेन हो गया। सवाल करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम जानते हैं ये बेसिक सर्कल की इक्वेशन है। पॉलिश फ्रॉम साइड एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे एक सर्कल आया, ये सर्कल है, पूरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ये रेडियस आर हो गया। इस पे एक रे आई हॉरिजॉन्टल, बोला वो, और ये अंदर की पूरी सरफेस ना सिल्वर्ड कर दी गई। आपको बोला गया कि वो एक जगह टकराई अपने स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर छोड़ो तुम तो, अभी तुम तो कोई भी सरफेस है जो सिल्वर्ड कर दी गई, जो रिफ्लेक्टिंग। एक हॉरिजॉन्टल रे आई जो उस पर टकराई और टकरा के वर्टिकल हो गई, ऐसे। आपसे पूछा गया ये एक्स कॉमा वाई क्या है? आपसे पूछा गया ये एक्स कॉमा वाई क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आर। कर सकते हो तुम लोग ये। चलो मैं बताता हूं, इसके अगला थोड़ा इससे अच्छा है, वो तुम करोगे। ये मैं बता रहा हूं, इसके अगला थोड़ा सा इससे अच्छा है, बहुत थोड़ा सा, वो तुम ट्राई करोगे। ध्यान से सुन इसमें। अच्छा, एक्स कॉमा वाई। एक बात बताओ, तुम्हें एक बात तो पता होगी कि अगर किसी भी सर्कल में, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, किसी भी सर्कल में अगर नॉर्मल डालना हो तो क्या उस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर दो, क्या ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर इज अ नॉर्मल। हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, सोलेयाना सच है। ठीक भाई, तो लो भाई, अपन एक काम करते हैं, ऐसे नॉर्मल डाल लेते हैं। ओहो, अब अगर ये नॉर्मल है
और सोचो रे ऐसे जाके हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई। अरे हाँ सर, तो लॉजिकली सोचो, और एंगल आई बराबर एंगल आर है, तो भाई ये एंगल 45 होना पड़ेगा और ये भी 45 होना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल होना पड़ेगा, बिल्कुल 16 आना, सच बात। ओ हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब क्या करें, बस कुछ नहीं। अब सोचो ये 45 ये 45, तो ये भी 45। अब क्या था, ये कितना r, तो एक्स कोऑर्डिनेट पीछे कितना हुआ r/√2, ये भी कितना हुआ r/√2, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया r/√2 माइनस r/√2 कॉमा r/√2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। हाँ सर, सही सा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मजेदार लग रहा है। हाँ ओके, गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है सर। ऐसी एक रे हालांकि नीचे भी हो सकती है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना सवाल को अगर पढ़े तो इस कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू हो जाएगी, वैसे ऊपर दिखा रखा है तो वही लिखना चाहिए, इसके लिए हो जाएगी -r/√2 माइनस r/√2। तो ठीक है, नॉर्मल सी बात। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सर, आया तो सही सर। अब ऐसे ना थोड़ी सी हल्की सी बेसिक सी मैथ्स मिला ली, पर एंगल आई बराबर एंगल आर के सवाल बन गया, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? हाँ सर, एक और तुमसे कराता हूं, 2 सवाल कराऊंगा इस पे, और बिल्कुल ऐसा कैसा एक और करा रहा हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आप खुद करें, थोड़ी सी ध्यान लगाना है, फिर एक और थोड़ा सा अच्छा कराऊंगा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे सोच लो। समझ तो आया सर, सॉल्यूशन भी समझ आया सर, अच्छा लगा सर। हाँ हो गया तो समझ आ गया हमें, सब हो गया ये तो। हाँ बोलो क्लियर। चल एक और, वही सर्कल, find the coordinate x and y of the point at which the incident ray should fall such that the reflected ray deviates by 180 degree। ऐसे deviates by 180 डिग्री का मतलब ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम गई, तो 120 डिग्री ये। अच्छा, डेविएट्स मतलब ऐसे जा रही थी 120 डिग्री घूम गई, डेविएशन का मतलब समझते हो, हालांकि अपन एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे, बट फिर भी समझो, डेविएशन तो हम समझते हैं। ऐसे जा रही थी 120 डिग्री घूम गई, 120 डिग्री घूम गई। क्या बात समझ में आई? अब बताओ आंसर एक्स कॉमा वाई का, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, बोलो भाई। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, ट्राई करते हैं सर, करो, करके बताओ। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, हाँ हाँ। करते करते, तुम भी करो मैं भी कर रहा हूं। ऐसे नॉर्मल डालो, ये टोटल एंगल 60 है, तो ये 30 है, अरे हाँ, तो ये भी 30 है, अरे हाँ, ये आर, अरे हाँ, ये r cos 30 √3 r/2 r/2, so the coordinate is -√3 r/2 कॉमा r/2। ऐसा नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, वो बात समझ आ गई। अरे हाँ, इसमें बताओ लॉ कितना सा है, जरा सा है, पता होना चाहिए एंगल आई बराबर एंगल आर, बाकी आपकी बेसिक ज्योमेट्री ठीक होनी चाहिए, उतना तो चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या पिक्चर क्लियर है? अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, बोलो पक्का। इसको थोड़ा सा और अच्छा करता हूं, देख अगला थोड़ा और अच्छा ट्राई करना, हालांकि मैं बताऊंगा, उसका हिंट दे देता हूं आपको अभी। पहले पहले तो क्या सवाल हो गया, ऐसे किसी भी एंगल पे पूछ ले, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूं, 110% कर सकता हूं, इसमें कौन सी समस्या वाली बात है। चलो भाई आगे चलो, फिर बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हाँ हो गया सब आ गया हमें। अब मैं तो कह रहा हूं आपका जो मिरर है वो स्फेरिकल नहीं है, पैराबोला है, ये रहा, पैराबोला इज x = y²। अरे हाँ, अब उस पे ये पूरी सरफेस कवर्ड हो गई, रेआई हॉरिजॉन्टल टकरा के गई ऊपर, रेआई हॉरिजॉन्टल टकरा के गई ऊपर, बताओ x, y। ये सर्कल जैसा आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्कल में तो डायरेक्ट पता था नॉर्मल कैसे आ जाता है, सेंटर से ज्वाइन करके।
है ना। हिंट क्या है, यूज स्लोप dy बाई dx, हिंट ये है, अब कर सकते हो तुम। हिंट ये है यूज स्लोप dy बाई dx, करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अब अपना मिरर पैराबोला टाइप है। अच्छा हाँ सर, हाँ बताओ, उसमें रे गिरी हॉरिजॉन्टल, टकरा के गए वर्टिकल। हाँ सर, बताओ एक्स कॉमा वाई क्या होगा, बताओ एक्स कॉमा वाई क्या होगा। अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे बोलना तो पड़ेगा, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। बात तो सर आपकी सही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बोलो, अरे बोलो। हाँ हाँ, हो गया क्या, अरे हो गया क्या। चलो मैं बता, जिस जगह रे गिर रही है उस जगह अगर अपन एक टेंजेंट बनाए, हाँ सर जानते हैं, उसका ये एंगल क्या टेन थीटा बेसिकली स्लोप है। अरे हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक, अब समझे, अगर ये रे ऐसे गई है तो नॉर्मल ऐसे होगा इस जगह, इसमें कोई शक नहीं। और इस एंगल को 45 होना पड़ेगा, इसको भी 45 होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर। ओ हो, तो थीटा भी 45, क्योंकि ये भी 45। अरे हाँ सर, मतलब सर स्लोप 1045, 45 1045 के लिए 1, यानी कि स्लोप 1, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू 1। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सुन, dy बाई dx इस इक्वेशन से लाओ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आया 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का 2y dy बाई dx। अरे हाँ सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, 2y का 2y, और इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2y, यानी कि 1 इक्वल टू 1/2y, यानी कि y की वैल्यू हाफ। ओ माय गॉड, आ गया आंसर, y की वैल्यू हाफ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, y की वैल्यू कितनी आई, हाफ। हाँ बिल्कुल सही, y के लिए आई हाफ, y के लिए अगर आ गई हाफ तो रख दो यहां, तो x कितना आया 1/4, तो कोऑर्डिनेट क्या आया 1/4 कॉमा 1/2, 1/4 कॉमा 1/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। लो हो गया, थोड़ी सी मैथ्स बेसिक, स्लोप और एंगल आई बराबर एंगल आर, अच्छे अच्छे सवाल शानदार हो गए, बोलो क्लियर है, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है सर, मजा आया सर, बोलो क्लियर। सोच, अगर ऐसे सवाल आ जाए क्या हम कर लेंगे, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये वो, हाँ भाई सही लग रहा है सर, सही सा जा रहा है सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, जोरदार, मजेदार, पक्का। समझ आया नहीं है, अच्छे से देखो, समझ आया कि नहीं आया, हाँ सर आया, बिल्कुल अच्छे से आया, पक्का, आगे बढ़ जाऊं, अरे सोच लो, हाँ सर। तो इस रिफ्लेक्शन का सबसे पहला और अच्छा केस क्या है, इसके आंसर देख लें एक बार, आंसर अपना सही आ गया, स्लोप फ्लोप आ गया, 45 आ गया, ओ हो 1/4 कॉमा 1/2, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चल, हो, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हो एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, पहले अपन प्लेन मिरर पढ़ेंगे। लो आ जाओ, प्लेन मिरर, मेरे हिसाब से टाइम हो गया है। प्लेन मिरर सबसे पहली हेडिंग
तीन एक लेक्चर इसमें करीब लगेंगे, पर जोरदार शानदार पढ़ाऊंगा। प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन का सबसे पहला केस, प्लेन मिरर और स्फेरिकल, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा इसमें। इमेज कैसे बनती है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर क्या होती है। अच्छा, ओके, कैसे इमेजेस बनती है मल्टीपल मिरर हो तो, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। कितना मिरर चाहिए कि अपन अपनी पूरी इमेज देख पाए, थोड़ा सा मिरर दे रखा हो तो क्या क्या दिखाई देगा, सलून वाले क्या इनफाइनाइट इमेजेस क्यों दिखती हैं, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी करेंगे अपन इसमें। क्या मेरी बात क्लियर है? आज का लेक्चर सोचो, सिर्फ प्लेन मिरर तक की हेडिंग डालने तक समय लग गया। फिर से एक बार फील कर ले फटाफट, आज यही छोड़ रहा हूं बस, फिर से आज फील कर ले। वेव जो एनर्जी कैरी करती है, दो हिस्से मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका पूरा स्पेक्ट्रम में से वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे लाइट। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है हमें पता है, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। उस लाइट के ऑप्टिक्स की स्टडी के भी दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तब जब डायमेंशन काफी बड़े हो, वेव ऑप्टिक्स तब जब डायमेंशन कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तब लाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। नॉर्मल लाइफ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अंडर ले आए, ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, ये वो क्या कहानी आज की पूरी समझ आई है? हां सर, तो अगले टर्न पे अपन चालू करेंगे प्लेन मिरर से। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, तो भैया जोश और जुनून बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और लड़ते भी रहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, चलो तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।